आखिर किसका होगा छत्तीसगढ़, ये तो जनता तय करेगी, क्योंकि 15 साल बीजेपी अपने शासन की अब बात कर रही है और दिखा रही है कि 15 साल में तो उसने छत्तीसगढ़ की तस्वीर बदल कर रख दी थी। लेकिन इस वक्त सत्ताधारी कांग्रेस 5 साल के अपने शासनकाल के वो तमाम वादे, इरादे और योजनाओं का बखान करने में लगी हुई है, जिसको लेकर भूपेश बघेल ने इस बार 75 पार का नारा दे दिया है। तो दोनों के वादे अलग हैं, दावे भी अलग हैं। अब किसकी हकीकत क्या है, ये जानने और समझने के लिए एक बेहद ही खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। मैं परिचय कराती हूँ अपने खास मेहमानों का। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से पूर्व मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता बृजमोहन अग्रवाल जी मौजूद हैं। इसके अलावा हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता और वरिष्ठ नेता राधिका खेड़ा जी, जो कि छत्तीसगढ़ में स्पेशली देख रहे हैं कि कैंपेन कैसे चल रहा है, जरा उनसे समझने की कोशिश करेंगे। और दोनों के वादे और दावे जब आएंगे सामने, उसका आकलन करने के लिए भी हमारे साथ एक और खास मेहमान, वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक रवि भोई जी भी मौजूद है। उनसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या बात है। पहले, क्योंकि आप दोनों ही पार्टियां, मैं आप दोनों को एक एक सवाल सेम जिससे शुरुआत करते हैं, उसके बाद हम मंच को शुरू करेंगे। राधिका जी, क्योंकि सत्ता में आप हैं, ये 75 पार का नारा जो दिया गया है, इसके पीछे की हकीकत क्या है और इतना कॉन्फिडेंस कैसे? सबसे पहले तो हम सत्ता में नहीं हैं, हम प्रदेश की सेवा करने के लिए हैं। सत्ता में 15 साल ये रहे थे, शासन इन्होंने किया था। 5 साल से श्री भूपेश बघेल जी छत्तीसगढ़ की सेवा कर रहे हैं, और सेवा ऐसी कर रहे हैं, विरासत में जो हमें छत्तीसगढ़ मिला था वो कुपोषण में बहुत ही आगे था। मतलब हर मापदंड को पीछे छोड़ के कुपोषण में सबसे आगे था। स्कूल 3000 इन्होंने बंद कर दिए कि आने वाली पीढ़ी पढ़े ही ना पढ़ेगी, ना सवाल पूछेगी, ना जान पाएगी इन्होंने क्या गलत किया। बेरोजगारी 20% से अधिक बेरोजगारी दर ये हमारे पास छोड़ के गए थे जब भूपेश बघेल जी ने। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट, महिलाओं के अगेंस्ट क्राइम, जब इनका शासन यहाँ था तो हर रोज छत्तीसगढ़ में 3 बलात्कार होते थे। हर तीसरे दिन सामूहिक बलात्कारों की घटनाएं 3 से 4 सामने आती थी। छत्तीसगढ़ पॉपुलेशन के हिसाब से महिलाओं की बलात्कार में नंबर 1 पे था, और 5वें नंबर पे क्राइम अगेंस्ट वुमेन पूरे देश में था। 5 साल पहले जब हमें जनता ने सेवा करने का मौका दिया और श्री भूपेश बघेल जी को ये प्रदेश मिला सेवा करने के लिए, तो 5 साल में देखिए हमने क्या क्या किया। 3000 स्कूल जो इन्होंने बंद करे थे, बच्चों से शिक्षा का अधिकार जो छीना था, सबसे पहले उनको खोलने का काम किया। जो स्वामी आत्मानंद गवर्नमेंट स्कूल यहाँ थे, उसके अंदर अंग्रेजी एजुकेशन, जिस वजह से बच्चे अब मुफ्त में 700 से अधिक स्कूलों में अंग्रेजी एजुकेशन में मिलती है। और ऐसे स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी उसमें है कि आप दिल्ली के स्कूलों को भी भूल जाएंगी रीमा जी। ऐसे बेहतरीन, चलिएगा आपको घुमा के लाऊंगी, आपका मन करेगा काश हम वापस बच्चे हो जाए और पढ़े। महिलाओं के अगर हम बात करें तो अब 16वां-17वें नंबर पे चले गए हैं, जो 5 पे थे क्राइम अगेंस्ट वुमेन पे, और 68% कमी क्राइम अगेंस्ट वुमेन में हुई है। तो महिलाओं को सशक्त करने का काम किया, बच्चों को वापस पढ़ाई देने का हक, राइट टू एजुकेशन हमने दिया। 400 से अधिक स्कूल हमने बस्तर में वापस खोलने का काम किया, क्योंकि इनका बस्तर में लड़ाई लड़ना नक्सल से ये था कि स्कूल बंद कर दो, बच्चे जाएंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, छत्तीसगढ़ आगे बढ़ेगा नहीं। जब छत्तीसगढ़ पढ़ेगा नहीं तो आगे बढ़ेगा कैसे? ये चाहते ही नहीं थे बड़े, क्योंकि कमीशनखोरी की सरकार चल रही थी। और अनएम्प्लॉयमेंट की अगर हम बात करें तो आज महज 0.5% अनएम्प्लॉयमेंट रह गई है। पूरे देश में अगर सबसे कम बेरोजगारी दर कहीं पे है तो वो छत्तीसगढ़ में है। तो शासन और सेवा के अंदर जो अंतर था वो मैंने आपको बता दिया। हमें क्या विरासत में मिला और हमने प्रदेश की जनता का सेवा करके क्या यहाँ के लोगों को दिया, वो आपके सामने, और जिसका नतीजा हमें आने वाले कुछ महीनों, 1-8-1.5 महीने में मिल भी जाएगा। बृजमोहन जी, मैंने कोशिश तो की कि एक एक सवाल लूं, लेकिन उन्होंने तो शुरुआत में ही आरोपों की ऐसी बौछार लगा दी कि पहले अब उसी का जवाब बनेगा। वो सेवा कर रहे हैं। देखिए, सत्ता पार्टी को आरोप लगाने का अधिकार नहीं है। सत्ता पार्टी को यह बताने का अधिकार है कि उन्होंने क्या काम किया है। और मुझे लगता है कि भूपेश बघेल जी ने जो इनको लिखित में स्क्रिप्ट दे दी है उसको ये बता रहे हैं। इनको वास्तविक स्थिति मालूम नहीं है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के जमाने में 20,000 स्कूलें होती थी, आज 60,000 स्कूलें हमने खोली हैं। 60,000। इनके जमाने में 1415 मेगावाट की बिजली बनती थी,
हमने 5050 मेगावाट की बिजली बनाना शुरू किया और इनका कार्यकाल आने के बाद में 2000 मेगावाट के बिजली के प्लांट बंद हो गए। हमारे कार्यकाल में जो प्रधानमंत्री आवास की सड़कें हैं वो 60,000 किलोमीटर बनी, इनके जमाने में 7,000 किलोमीटर बनी। 2500 रुपए देकर किसानों को ऐसा लगता है जैसे इन्होंने खरीद दिया। आज छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा मुद्दा किसान है। जरा मुझे बताएं, मैं कृषि मंत्री रहा हूं, इन्होंने कितने किसानों को ड्रिप दिया, कितने किसानों को स्प्रिंकलर दिया, कितने किसानों को मल्चिंग दी, कितने किसानों को इन्होंने मछली पालने के लिए तालाब दिए, कितने किसानों को इन्होंने गौ पालने के लिए लोन दिया, कितने किसानों को इन्होंने हार्टिकल्चर बनाने के लिए पैसा दिया, कितने किसानों को इन्होंने पंप के लिए पैसा दिया। एक यहां पर योजना चलती थी, बाड़ियों में पंप लगते थे, वो पंप लगना बंद हो गए। आज यहां पर कितने किसानों को इन्होंने, क्या सड़क पर किसान नहीं चलता है? 1,55,000 किसानों के पंप के कनेक्शन पेंडिंग पड़े हुए हैं। 1500 करोड़ उसके लिए चाहिए, इन्होंने 300 करोड़ बजट में रख दिया। खाली ये पब्लिसिटी की सरकार है, खाली ये बोर्डिंग की होर्डिंग की सरकार है। अब जरा आचार संहिता लग गई है ना, तो इनकी हालत पतली हो रही है। अब कैसे लोगों को गुमराह करेंगे? आज गांव में सड़क नहीं है। आज आपका रायपुर शहर, मैं यहां से 7 बार यहां की जनता ने विधायक बनाया। आप भी देखते हैं, लोग बाहर के आते थे तो कहते थे कि रायपुर बदल गया है, रायपुर पहचान में नहीं आ रहा है, तस्वीर तकदीर बदल गई है। आज रायपुर को लोग कहते हैं कि गड्ढापुर हो गया है, रायपुर को कहते हैं चाकूपुर हो गया है। अरे थोड़ा शर्म आना चाहिए बोलने के पहले। 2 बहनों के साथ में मंदिर रसौद में रक्षाबंधन के दिन बलात्कार हो जाता है। एक शिक्षिका के साथ में जसपुर में शिक्षक दिवस के दिन बलात्कार हो जाता है। रायपुर के मल्टी स्टोरी पार्किंग में 6 साल की बच्ची के साथ में बलात्कार हो जाता है, जहां पर एडिशनल एसपी का ऑफिस है। बस्तर में पोटा कैबिन में 6 साल की बच्ची के साथ में बलात्कार हो जाता है। मलकीत सिंह दुर्ग में, जो पाकिस्तान मुर्दाबाद बोलता है, उसकी हत्या हो जाती है और उसकी लाश पर लोग खड़े होकर नाचते हैं। मतलब इससे बड़ी शर्म की बात कोई हो सकती है? आपका कहना है कि सौहार्द खराब हुआ है, ये कहना है आपका? सौहार्द नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ को लूटने का काम, बर्बाद करने का काम। अरे आज तक आपने कभी सुना है क्या? आज तक आपने कभी सुना है कि कोई सरकार अपने एक्सचेकर का पैसा चोरी कर कर अपने जेब में भरे? एक-एक करके ये तो शराब में, शराब में इतने सारे आरोप लगा दिए ना एक साथ, अब एक-एक करके आते हैं। आरोप नहीं, एक-एक करके हमें तो आरोप लगाने का अधिकार है। वो तो अपनी उपलब्धियां बताए, वो उनके पास में उपलब्धियां नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये खाली भ्रष्टाचार के आगोश में डूबी हुई है। और क्योंकि मैं खेड़ा जी को इसके लिए दोषी नहीं मानता, क्योंकि उनको तो जो स्क्रिप्ट दी गई है उसको वो पढ़ रही है, मालूम नहीं है। पर ही बात कर लेते हैं। मैं रिपोर्ट कार्ड का जवाब लेने के लिए आपके पास आऊं, लेकिन राधिका जी, सौहार्द खराब, भ्रष्टाचार और साथ में किसानों की बात, रीमा जी, 3 बातें हैं बीजेपी के लिए। रीमा जी, जो आंकड़े आते हैं रेप के, बलात्कार के, वो हम तो जारी करते नहीं, सेंटर से जारी होते हैं। तो 5वें नंबर में इनकी सरकार थी, वो भी सेंटर से जारी हुआ। आज 16, 17, 18 पे हम आ गए, वो इन्हीं की सरकार ने जारी किया। 68% क्राइम कम हुआ, ये भी आंकड़े इनकी सरकार ने दिए। ये लिस्ट है। 60 से ज्यादा पिछले 5 साल में केंद्र सरकार ने हमें, तो पढ़ के बोलना पड़ रहा है, मैं आपके बीच में पढ़ के बोलना पड़ रहा है। अग्रवाल साहब, मैं तो मुंह जबानी बोल रहा हूं, उनको पढ़ के बोलना पड़ रहा है। आप वरिष्ठ नेता हैं, बारे में बात करेंगे। रीमा जी, अग्रवाल साहब आप वरिष्ठ नेता हैं, मंत्री रह चुके हैं। मैं आपका सम्मान करती हूँ, आपकी वरिष्ठता देख के। आपको भी हम जूनियर्स का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि जब बात आती है पॉलिटिकल करियर में, तो मैं आपसे बहुत जूनियर हूँ, सम्मान बराबर होना चाहिए, तो बीच में ना बोले। आपने जो हमें प्रदेश दिया था, उसमें तहस नहस थी सिक्योरिटी महिलाओं की। इतने हालात बुरे थे कि बच्चों के जो आश्रम थे, वहां पे भी 7 साल के छोटे बच्चों के साथ बलात्कार होता था। और रीमा जी, ये किस नैतिक अधिकार से बात कर रहे हैं? हाल ही में जो पिछला आखिरी जो यहाँ पे बाई इलेक्शन हुआ था, उसमें इनका कैंडिडेट कौन था? मिस्टर नेता, पूछिए, पॉक्सो अक्यूज्ड आदमी। टिकट आप देते हैं जिसके ऊपर पॉक्सो एक्ट लगी हुई है, और सवाल हम पे बोलते हैं। आपके पास 0 नैतिक अधिकार है महिलाओं से वोट मांगने का। बाकी सवाल हमसे करना तो बहुत दूर की बात है। और एक और बात, किसानों की किसानों की बहुत, महिलाओं वाले पर आपने आरोप लगाया। आखिरी बात, एक जवाब। रीमा जी, मैं नहीं बोल रहा हूं, भारत के क्राइम ब्यूरो ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में पिछले 5 सालों में 25,000 आदिवासी बच्चों की मौत हुई है इलाज के बिना। ये क्राइम ब्यूरो ने कहा है कि 70,000 महिलाएं
यहां से गायब हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये भारत का क्राइम ब्यूरो कह रहा है। भारत का क्राइम ब्यूरो कह रहा है कि बलात्कार में तीसरे नंबर पर है। पूरे छत्तीसगढ़ में 28,000 नौजवानों ने सुसाइड किया है और सुसाइड करने वालों में ये इनकी सरकार में है। ऐसी छत्तीसगढ़ की 50 घटनाएं हैं जिसमें लोगों ने सामूहिक सुसाइड किया है। आज ये छत्तीसगढ़ के किस माहौल की बात कर रहे हैं? डीडी नेशनल के आप छत्तीसगढ़ के किस माहौल की बात कर रहे हैं? दिखाइए सबूत। छत्तीसगढ़ के किस माहौल की बात कर रहे हैं? मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के क्षेत्र में अनुसूचित जाति के 5 लोगों ने आत्महत्या कर ली। ये किसकी बात कर रहे हैं? रेलवे पटरी के ऊपर में महासमुंद ने अनुसूचित जनजाति के 8 लोगों ने एक साथ सुसाइड कर लिया। ये एक घटना नहीं है, छत्तीसगढ़ में 50 घटनाएं सामूहिक आत्महत्या करने की। इससे बुरी खबर कोई दूसरी नहीं हो सकती कि जिस क्षेत्र के लोग, जहां के लोग अवसाद ग्रसित हो गए हो इस सरकार के अन्याय के कारण, अत्याचार के कारण, भ्रष्टाचार के कारण। आप देख रहे पीएससी घोटाला, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, छत्तीसगढ़ के हाई कोर्ट ने 18 लोगों की भर्ती के ऊपर में रोक लगाई है। छत्तीसगढ़ का 20 लाख नौजवान अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है कि हमने उनके माँ बाप गहने बेचकर, जमीन बेचकर, उनके माँ बाप अपने पेट काटकर अपने बच्चों को पढ़ाते हैं और उसमें अधिकारियों के बच्चों के, नेताओं के बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है। छत्तीसगढ़ का नौजवान कहां जाएगा? छत्तीसगढ़ का नौजवान कहां जाएगा? पर भी दोनों से बात करेंगे, लेकिन रवि जी, ये जो आत्महत्या वाली बात है और जो महिलाओं की सुरक्षा, इसकी सच्चाई क्या कहती है? देखिए रीमा जी, निश्चित तौर से यहाँ पर पिछले कुछ दिनों में घटनाएं हुई, लेकिन जो आंकड़े हैं, जो नेशनल क्राइम ब्यूरो के आंकड़े अपनी जगह वो भी है। यहाँ भी कहा जा रहा है महिला अपराध कम हुए, लेकिन घटनाएं हुई हैं। ये घटना जो दिख रहा है लोगों को, वो अपने आप में दिख रहा है। महासमुंद में घटना हुई, कुछ दिनों पहले रायपुर में घटना हुई जिसमें जिनका भी विजय अग्रवाल जी ने जिक्र किया। ये घटनाएं तो हुई, घटनाओं से इनकार नहीं कर सकते, तो दिखा। लेकिन ऐसा ओवरऑल देखें तो अपराध की संख्या कम हुई है। लेकिन पिछले कुछ महीनों में या कुछ यहाँ पे रायपुर में अपराध बढ़े, जिसमें ड्रग्स की भी घटनाएं हुई, चाकूबाजी की भी घटनाएं हुई, और ये सरकार ने माना। इसके बाद सरकार ने कई बार मीटिंग ली, उसको कंट्रोल करने का काम भी किया है, ऐसा नहीं है। लेकिन ओवरऑल देखें कि अपराध जो दर कम होना चाहिए, वो उसमें कहीं ना कहीं लगाम और लगना चाहिए था, वो नहीं लग पाया। नहीं, लेकिन जो रायपुर शहर की बात हो रही है जी, क्या वाकई में सड़कों की हालत ऐसी है जिसको बीजेपी इतना बड़ा मुद्दा बना रही है? देखिए, एक सवाल है कि विरासत में एक था स्काई वॉक। स्काई वॉक बीजेपी ने बनाया था, लेकिन 5 साल में उसका निर्णय भूपेश सरकार ने नहीं ले पाई। तोड़ना है कि उसको रखना है, यह फैसला करना चाहिए था, यह फैसला नहीं हो पाया। यदि वो गलत था तो तोड़ देना चाहिए था, और सही था उसका डेवलप करना चाहिए था। ठीक है, तो इससे लोगों को लगता है कि हाँ, राधिका जी, मैं इसी बात से जरा शुरुआत करूंगी। प्रधानमंत्री भी यही बात कहते हैं कि क्योंकि यहाँ पर डबल इंजन की सरकार नहीं है तो पिछले 5 साल में चाहे वो आवास हो या फिर की धान हो, किसानों की योजनाएं हो, केंद्र सरकार की हेल्प लेने को तैयार ही नहीं है। सबसे पहली बात तो रीमा जी, कोरोना के समय में भी ऐसा ही हुआ। बहुत अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री जी ने यहाँ पे डबल इंजन की सरकार की बात कर दी। वही बात कर्नाटक में करी थी और फिर हिमाचल में करी थी। उस डबल इंजन सरकार का पटरी से उतारने का काम कर्नाटक की जनता ने भी किया था और हिमाचल की जनता ने भी किया था। वो हिमाचल जो जेपी नड्डा साहब का गृह राज्य है। हालत डबल इंजन की सरकार की हमने देख ली। दूसरी बात पे आते हैं, आपने किसानों का अच्छा हुआ बात करी। किसानों का, ये खुद कृषि मंत्री रह चुके हैं, इनको पता होगा कि अगर पूरे देश में धान की कीमत सबसे ज्यादा अगर कहीं दी जाती है तो वो छत्तीसगढ़ में दी जाती है। हमने किसानों को वादा किया था 2500 रुपए प्रति क्विंटल देंगे, 2640 रुपए प्रति क्विंटल हम धान का दाम दे रहे हैं, जो देश में सबसे अधिक है। और इनसे पूछिए क्या ये झूठ है? और मैं झूठ नहीं बोलती हूं, मैं अमित मालवीय के फेक व्हाट्सएप फैक्ट्री के आंकड़ों से नहीं चल रही, जिससे अभी ये चल रहे थे। इनके जब हमारे मंत्री दिल्ली गए तो पीयूष गोयल साहब ने क्या कहा, आप बोनस कैसे दे सकते हैं किसान को? आप बोनस देंगे तो हम आपका चावल खरीदना बंद कर देंगे। भाई, आपको भूपेश बघेल जी से नफरत है, आपको कांग्रेस पार्टी से नफरत है, आपको कांग्रेस के हर नेता से नफरत है, पर आपको देश के किसान से क्यों नफरत है? आपने भी देखा था कोरोना काल में किस तरीके से दिल्ली के बॉर्डर पे हमारा किसान 1.5 साल तक
बैठा रहा, अपने हक और हकूक की लड़ाई लड़ता रहा, लेकिन ये सरकार टस से मस नहीं हुई। 800 से अधिक किसानों की शहादत हमने दिल्ली में देखी, उसी तरीके से उसको आगे लेकर आए। छत्तीसगढ़ की बात नहीं करेंगी, ये दिल्ली की करेंगी, कर्नाटक की करेंगी, हिमाचल की करेंगी, छत्तीसगढ़ की बात नहीं करेंगी। क्षमता रखिए अग्रवाल जी, ये छत्तीसगढ़ की बात करिए ना, सुन रही थी, छत्तीसगढ़ की बात करिए, छत्तीसगढ़ के बारे में बात हो रही है। बिल्कुल बात करी, इसीलिए बोला, क्या मैंने झूठ बोला? और ये जो बातें कर रहे हैं, आपको पता है यहाँ पे जो वन उपज है, हमने वादा किया था कि 50 वन उपज को हम एमएसपी पे खरीदेंगे। 65 से करीबन 65 से अधिक वन उपजों को हम एमएसपी पे खरीद रहे हैं। जो वादे किए थे उससे ज्यादा कर रहे हैं। मकई जिस दाम पे वादा किया था उससे ज्यादा हम मकई के दाम दे रहे हैं। क्यों नहीं दे रहे? क्यों नहीं उत्तर प्रदेश में धान पर आते हैं? क्या धान के मुद्दे को बीजेपी सही से नहीं उठा पा? देखिए, आपको शायद जानकारी नहीं है। जिस दिन भूपेश बघेल जी ने 2500 रुपए धान का समर्थन मूल्य देने की बात की थी, उस दिन धान का समर्थन मूल्य 1650 था। 750 रुपए का डिफरेंस पर क्विंटल होता है। अगर 15 क्विंटल का आप 750 से जोड़ेंगे तो 13,000 रुपए होता है। 13,000 रुपए की जगह ये 9,000 दे रहे हैं पर एकड़। 4,000 रुपए तो किसानों का पहले ही खा रहे हैं। और उसके साथ में आज धान का समर्थन मूल्य 2184 रुपए हो गया। अगर 2184 में आप 750 जोड़ देंगे तो 2984 रुपए होता है, 3,000 होता है, और ये 2650 दे रहे हैं। 350 रुपए किसानों का ये खा रहे हैं। किसानों के साथ में धोखाधड़ी कर रहे हैं। किसानों के पैसे को ये खा रहे हैं। और खाली किसानों को मैंने पूछा ना, जरा बताइए आपने कितना ड्रिप दिया, कितना स्प्रिंकलर दिया, कितने नेट सेट हाउस दिए, कितने आपने ग्रीन हाउस दिए, कितने आपने मल्चिंग हाउस दिए, कितने आपने किसानों को पंप के कनेक्शन दिए, कितने आपने किसानों को हॉर्टिकल्चर के लिए पैसा दिया, कितना गौपालन के लिए दिया, कितना मुर्गी पालन के लिए दिया, कितना सुकर पालन के लिए दिया? कोई पैसा नहीं दिया। छत्तीसगढ़ के किसानों को ये पूरा विश्व जानता है कि धान की खेती घाटे का सौदा है। हम यहाँ के किसानों को चने की खेती से मरहूम कर दिया, अरहर की खेती से मरहूम कर दिया, तिलहन की खेती से हमने मरहूम कर दिया। ये मक्के की बात कर रही थी, अभी ये मक्के की बात कर रही थी। कोंडा गांव में मक्के से स्टार्च बनाने के लिए एक फैक्ट्री के लिए पैसा स्वीकृत हुआ और उस पैसे से किसानों ने शेयर खरीदे। आज वहां पर उस किसानों के मक्के की फैक्ट्री लगाने की बजाय कि बिना किसानों से पूछे इथेनॉल की फैक्ट्री, शराब की फैक्ट्री लगा रहे हैं। इनको शराब से ज्यादा प्रेम है, इनको मक्के से कोई प्रेम नहीं है। इनको मक्के से कोई प्रेम नहीं है। छत्तीसगढ़ का किसान मक्का पैदा करता है, परंतु इनको मालूम है शराब बनाएंगे तो ऊपर पैसा हमारे जेब में जाएगा। जेब में आपकी जाता रहा 15 साल में काम कर रहे हैं। अब ये आदिवासियों की बात कर रही थी। मोदी जी की सरकार, मोदी जी की, देखिए मोदी, आप सुन लीजिए, मैं उन्हीं का जवाब दे रहा हूं। मोदी जी की सरकार 112 वनोपज को सपोर्ट प्राइस पर खरीदने का काम आपकी सरकार नहीं खरीद रही है। जो 65 वनोपज खरीदी जा रही है उसका पैसा केंद्र की सरकार दे रही है, ये नहीं दे रहे। और मोदी जी ने 112 जिन्स को, फॉरेस्ट प्रोड्यूस को खरीदने का, अब तेंदुपत्ते का 10,000 करोड़। अगर इतना समय दिया जा रहा है, डबल होना चाहिए। करके बात करेंगे, एक एक सवाल पर एक एक जवाब। अब इनके जवाब दे देती हूँ। आंकड़ों के खेल में उलझाने की कोशिश है धान के मुद्दे पर। सच्चाई क्या है? सच्चाई प्रदेश का किसान जानता है। वही किसान जिन्होंने इनको सत्ता से बाहर कर दिया था, वही किसान जो पूछता रह गया आखिरी 2 साल में जो आपने 300 रुपए बोनस देने का वादा किया था क्यों नहीं दिया, जो आपने एमएसपी देने का वादा किया था क्यों नहीं दिया, आखिरी के 2 साल जो बोनस किसानों को नहीं मिला वो किसकी जेब में गया? अग्रवाल साहब बताइए जनता को। 4,000 रुपए की जो बात हो रही है, 300 रुपए बोनस किसान को देने का इन्होंने वादा किया था, आखिरी के 2 साल में नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? किसकी जेब में वो पैसा गया? वो पैसा पनामा में आपने पहुंचाया क्या, कि किसके पास गया? क्योंकि सब जानते हैं यहाँ पे जो पनामा घोटाला हुआ जिसमें रमन सिंह और उनके बेटे का सारा पैसा पनामा में है, वादा काला धन होने का आया था, अभी तक नहीं आया। फिर इन्होंने बोला कि ट्राइबल्स की बात करते हैं। अब किस मुंह से ट्राइबल की बात करते हैं? हमारे देश की प्रथम महिला, हमारी देश की प्रेसिडेंट, जो पहली ट्राइबल प्रेसिडेंट है इस देश की, उनको तो आपने नए संसद के उद्घाटन से दूर रखा। और वो जब छत्तीसगढ़ आई, रीमा जी आपने भी चलाया होगा क्योंकि देश की प्रेसिडेंट है, डीडी न्यूज ने तो वो बयान पहले सबसे चलाया होगा। उन्होंने आके यहाँ कहा सबसे बढ़िया प्रदेश छत्तीसगढ़ और सबसे बढ़िया मुख्यमंत्री
भूपेश बघेल जी, जब देश की प्रथम सिटीजन ने ये स्टैंप दे दिया, मोदी जी ने खुद, उनकी सरकार ने 60 से ज्यादा अवार्ड दे दिया, बताइए झूठा कौन। फिर ये आके कहते हैं बार बार कि मोदी जी ने ये कह दिया, ये कह दिया। 60,000 करोड़ से अधिक पैसे पे मोदी जी दिल्ली में बैठे हुए, यहाँ पे आके बोल देते हम ये खरीद रहे, हम वो खरीद रहे, पैसा हमारा देते नहीं, हर चीज का आपको बोले। यहाँ पर राधिका जी, आपने जो बात कही, आप ही की सरकार में उप मुख्यमंत्री तो कह रहे थे खुद मंच से नरेंद्र मोदी जी के बारे में कि हमने जितना मांगा उससे ज्यादा वो देते हैं, और इस बात को लेकर उन्होंने तारीफ की। देखिए तो रीमा जी, मानते रहे अब तक। रीमा जी, अब आप बताइए, संस्कृति हमारे देश की, छत्तीसगढ़ तो आप अलग से नहीं कहूंगे, पूरे देश की, भारत देश की अतिथि देवो भव, यही संस्कृति है। हमारे घर में कोई आता है तो आप उसको क्या कहती है, तुमने ये गलत किया, तुमने वो गलत किया। या आपके घर में अगर वो आएंगी तो ये कहेंगे कि रीमा जी ये खाना गलत है, ये खाने में नमक ज्यादा है। नहीं भी होगा तो भी हम प्यार से खा के जाएंगे, और तब भी तारीफ करेंगे, तब भी तारीफ करेंगे। तो हमारे ऐसा दिया तो मोदी जी अतिथि है छत्तीसगढ़ के, आए तो प्रधानमंत्री को क्या कहें, नहीं नहीं नहीं, हम बदतमीजी करें, कहें कि आपने 60,000 करोड़ पैसा नहीं दिया। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूं। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। थिंक IIT, थिंक विद्या मंदिर, थिंक IIT, थिंक विद्या मंदिर, थिंक IIT, थिंक विद्या मंदिर। दादी, आज भी आपकी चाय की दुकान बंद थी? 1 महीने से बीमार हूँ, काम बंद और इलाज का खर्चा अलग। आयुष्मान कार्ड नहीं बनवाया? नाम सुना है, कहाँ बनवाना है, कैसे बनवाना है, इस उम्र में भाग दौड़। कार्ड अभी बन जाएगा। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढें, आधार, OTP या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें, डिटेल्स भरें, अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। बन गया। अब ठीक होकर अपने हाथ की चाय पिला दो। और एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी, स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। गाय, गोबर, गौशाला, ये तमाम मुद्दे के हाईजैक हो चुके हैं। देखिए, कोई मुद्दा हाईजैक नहीं हुआ है। प्रभु राम ना इनके हैं ना हमारे हैं, प्रभु राम सबके हैं। प्रभु राम सार्वभौम है, प्रभु राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। जब इनकी दाल नहीं गलने लगी और इनको लगा कि अयोध्या में प्रभु राम भगवान का मंदिर, जिन्होंने 60 साल तक नहीं बनने दिया, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में आपत्ति लगाई कि प्रभु राम वहां पर पैदा हुए, इसका क्या प्रमाण है? ऐसे समय पर जब प्रभु राम भगवान का मंदिर बनना प्रारंभ हुआ और 23 जनवरी को उसका उद्घाटन हो जाएगा। सरकार जो है ये पब्लिसिटी की सरकार है, दिखाती बहुत ज्यादा है लेकिन अमली जामा उतना नहीं हो पाया। देखिए, जब भी कोई भी सरकार आती है, चाहे बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, अपनी उपलब्धियों को बताती है, उसके लिए प्रचार प्रसार करते हैं, हर सरकार करती है। तो बीजेपी भी करती है, कांग्रेस भी करती है। ये हो सकता है किसी का आरोप को, विपक्ष का आरोप लगाने का अधिकार ही है, आरोप लगाते हैं, कुछ ज्यादा प्रचार कर रहे हैं, तो ये एक स्वाभाविक, मैं मानता हूं ये एक आरोप है और हर सरकार करती है, प्रचार प्रसार में पब्लिसिटी करती है, क्योंकि जनता भी जानती है, जनता को बताना हर सरकार बताती है कि हमने ये काम किया, ये काम किया। और जब केंद्र सरकार भी करती है, राज्य सरकारें भी करती है, दूसरे राज्यों की सरकारें भी करती है, ठीक है, तो ये चलता रहता है। राधिका जी, ये जो अब उन्होंने नाम सही लिया, मौसीना किदवई, उनकी बेटी के साथ में क्या कोई ऐसा कनेक्शन आया? क्योंकि ये खबर कई जगह पर सामने आई थी सबके। देश प्रदेश की जनता बहुत अच्छे से जानती है। अगर इन्होंने जो उपलब्धियां गिनवाई, हमने इतने 1000 स्कूल खोल दिए, हमने किसान के लिए ये कर दिया, हमने महिला सुरक्षा के लिए कर दिया, तो 15 साल बाद प्रदेश की जनता ने आपको टाटा बाय बाय क्यों कर दिया? क्यों नहीं वापस दिया? देते ना वोट। इसका मतलब किसान नहीं चाहता। और प्रचंड बहुमत देखिए, 68 सीट्स, आज तक का इतिहास है, ऐसा रिजल्ट छत्तीसगढ़ में नहीं आया। इतना अच्छा काम अगर रमन सिंह जी ने किया था तो 15 साल के बाद सफाई क्यों हो गई?
क्यों हुई बताएं। राधिका जी 15 साल जब उनकी सरकार थी तो जनता ने उन्हें जवाब दिया, लेकिन अब तो आपकी जवाब बारी है ना, जवाब केंद्र देने की। सरकार ने दे दिया। 60 अवार्ड केंद्र सरकार ने दिए ना। आंकड़े जो मैंने आपको गिनाए जिसमें ये बोलते रहे इसका डेटा है उसका डेटा है, मैं सीधे सीधे एनसीआरबी का डेटा आपके सामने लाई। किसका डेटा है? केंद्र का डेटा है। उससे साफ हो गया कि हमने महिलाओं के अगेंस्ट जो क्राइम है उसमें कमी दिखाई। तो ये तो किसानों बात हो को गई। 2640 रुपए मिल रहा है, ये सच्चाई है। आपने खरीदने से मना किया, वो लिखित में आप लोगों ने लेटर दिया कि हम आपका चावल नहीं खरीदेंगे, वो भी सच्चाई है। मैंने कौन सा झूठ बोला? मैं हर चीज सामने बताई और प्रदेश की जनता, छत्तीसगढ़ की जनता हर चीज देख रही है किस तरीके से ये भ्रम का जाल फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे ख्याल से ये तो जनता ज्यादा सही से समझ पा रही होगी कि आंकड़े किसकी तरफ कहां पर आ रहे हैं, इसीलिए हमने नाम रखा दावों और वादों का सच। लेकिन अब जरा एक मुद्दे पर आते हैं, वो है जातिगत जनगणना, जिसको आप दोनों ही पार्टियां अलग अलग तरीके से उठा रही हैं। पहले इस पर मैं बृजमोहन जी आपके पास आना चाहती हूँ, आपका रुख क्या है? क्योंकि प्रियंका गांधी वाड्रा ने यहाँ आकर कहा कि जब वो सत्ता में एक बार फिर से आएंगे तो जातिगत जनगणना होगी। तो बीजेपी से शुरू करते हैं, फिर कांग्रेस पर आएंगे। देखिए, पहले तो कांग्रेस पार्टी को ये जवाब देना चाहिए कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो 50% आरक्षण की व्यवस्था है, क्या वो उसका वायलेशन करना चाहती है? क्या वो हमारे संविधान को मानती है कि नहीं मानती? दूसरी बात यह है कि देश में जो कमजोर है, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे वो अनुसूचित जाति का हो, चाहे वो पिछड़ा वर्ग का हो, चाहे वो सामान्य वर्ग का हो, उसके साथ में न्याय होना चाहिए। ये तो जातियों में बांटकर तुष्टीकरण की नीति अपनाकर आज तक भारत को आगे नहीं बढ़ने दिया। पहली बार मोदी जी गरीबों को 8 लाख घर दे रहे हैं, 11 लाख महिलाओं को गैस के कनेक्शन दे रहे हैं, घर घर में शौचालय बना रहे हैं, जनधन खाते खुल रहे हैं, सीधा लोगों के अकाउंट में पैसे जा रहे हैं। इनके पास में कोई जवाब नहीं है। जब मोदी जी छत्तीसगढ़ में 16 लाख ग्रामीण आवास, 5 लाख शहरी आवास, ये कोई जाति के आधार पर नहीं है, ये आर्थिक रूप से कमजोरी के आधार पर है। 21 लाख लोगों के सर से छत छीनने का काम अगर किसी ने पाप किया है तो कांग्रेस पार्टी ने किया है, भूपेश बघेल ने किया है। ये क्या जातिगत जनगणना से इसका फायदा हो जाएगा? लोगों को गैस के कनेक्शन मिल रहे हैं, क्या इसका जातिगत जनगणना से फायदा हो जाएगा? लोगों के घर में शौचालय बन रहे, क्या जातिगत जनगणना से फायदा हो जाएगा? कांग्रेस पार्टी कभी आर्थिक रूप से कमजोर लोगों का विकास नहीं चाहती। केंद्र की सरकार ने कहा कि सवर्णों को 10% आरक्षण मिलेगा, गरीबों को, इन्होंने छत्तीसगढ़ में उसको लागू नहीं किया। आखिर ये क्या हो रहा है? जातिगत जनगणना के आधार पर कांग्रेस पार्टी सिर्फ वोट की राजनीति करना चाहती है। अरे आपने क्यों इतने सालों में 33% आरक्षण नहीं दिया महिलाओं को? आप जातिगत आरक्षण की बात कर रहे हैं। जो कमजोर महिलाएं हैं उनको आरक्षण मिलेगा, उनको आगे बढ़ेंगे, परंतु इन्होंने इस काम को नहीं किया। ये खाली जातियों के आधार पर बांटकर इस देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। ये विदेशों के इशारे पर, जो इस देश को मजबूत नहीं होने देना चाहते, उनके इशारे पर जाकर कहते हैं। राहुल जी विदेशों में जाकर देश के खिलाफ बोलते हैं, भारत में बोलने की हिम्मत नहीं होती, क्योंकि उनको मालूम है यहां पर लोग विरोध करेंगे। तो इनको कोई जनता से मतलब नहीं है, ये तो खाली वोट के सौदागर हैं, और वोट के सौदागर वोटों के लिए इस देश को लड़वा सकते हैं। देश के विकास की बात ये लोग नहीं कर सकते। राधिका जी, मैंने ये सवाल जातिगत जनगणना इसलिए उठाया क्योंकि आज सुबह ही कांग्रेस पार्टी के ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया गया और उसमें बताया गया कि आपके 10 में से कितने सीएम ओबीसी हैं, हमारे तो 4 में से 3 हैं। तो ये कार्ड क्यों खेलने की इस वक्त कोशिश हो रही है? और प्रधानमंत्री कह चुके हैं कि देश में अगर सबसे बड़ी कोई जाति है तो वो गरीब है इस वक्त, तो गरीब की बात करनी चाहिए। जातिगत जनगणना और महिला आरक्षण दोनों पे मैं जवाब दूंगी, मुझे समय दीजिएगा। जिसकी जितनी आबादी उसको उतना हक, इस बात से क्या तकलीफ है? जिसकी जितनी आबादी, अगर किसी को हक कम मिल रहा है, उनको अपॉर्चुनिटीज कम मिल रही है, अगर उनको रिजर्वेशन मिले, उससे क्या तकलीफ है? महिला आरक्षण बहुत अच्छा हुआ इन्होंने ये बात करी। राजीव गांधी जी ने एक सपना देखा रीमा जी कि महिलाएं सशक्त हो, महिलाओं को पार्लियामेंट में आना चाहिए, महिलाओं को विधानसभा में आना चाहिए। इसीलिए हम बिल लेकर आए और पंचायत में महिलाओं को उनका आरक्षण मिला, हक मिला और उनकी रिजर्वेशन मिली कि वो आगे पॉलिसी फॉर्मेशन का हिस्सा बन सके। अफसोस हमारी जो सरकारें रही उसके साथ हमारी कोलिशन गवर्नमेंट्स थी, तो हमारी जो कोलिशन गवर्नमेंट्स थी वो नहीं चाहती थी कि महिलाओं को, आधी आबादी को उनका हक मिले। हमारे लिए बहुत मुश्किल था। खत्म करने दीजिए, बहुत अहम मुद्दा है हम दोनों के लिए।
बेटी अभी सदन में नहीं आएगी, ना बेटी विधानसभा में आएगी, क्योंकि एक क्लॉज है। जब हम मार्केट में जाते हैं ना, ऐड देख के आज ऑफ है, हम लोगों के साथ कई बार होता है, जाएंगे इस दुकान पे, अरे 50% ऑफ का ऑफर था, नहीं नहीं वो सिर्फ फ्राइडे को मिलेगा। पहले आप 4000 का सामान खरीदिए, छोटा सा कंडीशन अप्लाई होता है। उसी तरीके से पहले जनगणना होगी, फिर डिलिमिटेशन होगी। भगवान जी भी नहीं जानते कि महिला सदन में कब आएगी। पॉलिटिक्स पर बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल से 2024 एक बड़ा अवसर होगा जब हम राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों पर ऐसी डिबेट्स किया करेंगे। एक बार मैं फिर छत्तीसगढ़ पर लौट कर आती हूँ। ये महिला एसोसिएटेड है, तो मैं अगर ये ले आते तो विधानसभा चुनाव में बेटी आ जाती। सुनिए क्यों नहीं लाए? ओके, इनके टिकटों की तो बात करें, लेकिन आपकी तो अभी टिकटें आई नहीं। क्या उसमें ये वादा किया जा चुका है कि 33% आरक्षण दिया जाएगा, इस बार से शुरू किया जाए? देखिए, इन्होंने तो 16% मुझे लगता है शायद महिलाओं को टिकट दी, 33% तो इन्होंने महिलाओं को टिकट नहीं दी। अभी तक जितनी इन्होंने रिलीज करी है 16.05% मैंने आंकड़ा निकाल लिया था, इन्होंने नहीं दी है टिकटें। तो बात ये कर रहे हैं कि हम बिल लेकर आए हैं, अपने यहीं पे नहीं ला रहे। दूसरी बात, पितृपक्ष में टिकट निकाल दीजिए, देखिए क्या हाल हो रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष के पोस्टर पे कालक पोती जा रही है, रोज झगड़े हो रहे हैं। पहले कहा कि ये लिस्ट हमारी नहीं है, इनके प्रदेश अध्यक्ष का स्टेटमेंट आया, कुछ दिन पहले एक लिस्ट वायरल हुई, प्रदेश अध्यक्ष का बतौर ट्वीट आया, ये हमारी लिस्ट नहीं है, ये फर्जी है। कुछ दिन बाद वही ट्वीट, वही लिस्ट आ गई। इनको यही नहीं पता होता कि क्या फर्जी है। देखिए महिला आरक्षण जरूरी है रीमा जी, क्योंकि इनके आंकड़ों की सच्चाई ये है। आप वो फर्जी लिस्ट जो सच हो गई उसमें 16% महिलाओं को जगह, अरे हमारी लिस्ट आ जाएगी, पितृपक्ष पूरा होने दीजिए। हमारी संस्कृति में और हमारे यहाँ इस समय कोई नया काम नहीं होता, कैसे आपने लिस्ट चालू कर दी? राम राम राम, तो राम राम, पितृपक्ष में लिस्ट चालू कर दी। राधिका जी, भगवान 33% का वादा आप मंच से करिए ना, घोर पाप कर रहे हैं। 33% का वादा क्यों नहीं कर पा रहे? मैं आपको बताती हूँ, कुमारी शैलजा जी हमारी जनरल सेक्रेटरी प्रभारी हैं, उन्हें बतौर कहा है कि हमारी अधिक से पूरी की पूरी कोशिश रहेगी कि अधिक से अधिक महिलाओं को टिकट मिले। हर लोकसभा में हम कम से कम 2 महिला कैंडिडेट देने की कोशिश करेंगे, लेकिन मैं आपके मंच से वादा कर रही हूँ इनसे कहीं अधिक होगी। इन्होंने हमारे पूर्वजों का, पितरों का अपमान किया है, मैं इसकी निंदा करती हूँ। लिस्ट आपने जारी की, अपमान मैंने किया। राम राम, मैं इसका निंदा करता हूँ कि हमारे पितरों का, हमारे पूर्वजों का इन्होंने अपमान किया है। पितर पक्ष हमारे लिए शुभ पक्ष होता है, हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं, हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं, हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं। और बीजेपी ने पहली लिस्ट जब जारी की तब इनकी राष्ट्रीय महामंत्री शैलजा जी ने कहा कि 6 सितंबर तक हम हमारी पहली लिस्ट जारी कर देंगे। आज 6 सितंबर नहीं, 6 अक्टूबर से भी ज्यादा, आज 11 अक्टूबर हो रहा है, 1 महीने 5 दिन हो रहे हैं। ये अपने बारे में बात नहीं करेंगी, ये दिल्ली की बात, मोदी की बात, छत्तीसगढ़ की बात करिए ना, आप छत्तीसगढ़ के बारे में बात करिए ना। एक भी विषय पर ये छत्तीसगढ़ के बारे में बात नहीं कर रही है। बीजेपी ने 21 सीटें 1.25 महीने पहले डिक्लेयर कर अगुवाई ले ली है। अब बीजेपी की 84 सीटें आ गई हैं। अरे ये मैं नहीं बोल रहा हूं, आप सुन लीजिए, आप सुन लीजिए। अभी सर्वे आए हैं, उन सर्वे में बताया गया है बीजेपी 39 से 45, कांग्रेस 45 से 49। अभी पिछले 6 महीनों में धड़ाम से गिरे हैं। 1.5 महीना देखिए, आने वाले समय पर बीजेपी पहुंचेगी 50 से ऊपर और कांग्रेस पहुंचेगी 30 से नीचे। ये दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है। इनके बम्पर प्रचार के बाद अभी तक तो इनका फर्जी प्रचार था, अभी खाली पब्लिसिटी थी। आपने एक रंगे सियार की कहानी सुनी होगी। एक सियार जो है वो शेर की खाल ओढ़कर रंग में लोगों के बीच में जाता है और बरसात आती है तो उसका रंग उतर जाता है, लोगों को लगता है कि ये सियार है। और ऐसे ही टीएस सिंहदेव जी ने उसकी खाल को उखाड़ दिया और रंगे सियार सामने आ गया। ये टीएस सिंहदेव जी ने बता दिया कि ये रंगे सियार है, ये करता कुछ है, बोलता कुछ है, ये भेड़िए की खाल में सियार है। रुकिए, अंत में चलते चलते फाइनल कमेंट एक आपका चेहरा और फाइनल उनकी तरफ बता दीजिए। जनता को थोड़ा सा जवाब दे दीजिए ना, कौन चेहरा है बीजेपी का? देखिए, कांग्रेस के पास तो कोई चेहरा नहीं है। कांग्रेस ने, शैलजा जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि हमारा कोई चेहरा नहीं होगा, हम सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे।
ये प्रेस कॉन्फ्रेंस को दिखाई दी थी। इनको टीएस सिंहदेव जी ने कहा है कि हमारा कोई चेहरा नहीं होगा, सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। चेहरा भूपेश बघेल जी अब जरा मुझे सुन ले, अब जरा मुझे सुन ले, एक मिनट अब जरा मुझे सुन ले, सुनिए जल्दी। ऐसा है जो कांग्रेस का, आप अपना बताइए फिर मैं उनसे। अरे मैं अपनी बात कह रहा हूं ना, मैं अपनी बात कह रहा हूं। जब जिसकी सरकार है उसके पास में चेहरा नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी का तो हर कार्यकर्ता चेहरा है, भारतीय जनता पार्टी का कमल चेहरा है। हमारा जो चेहरा है वो साफ है, मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी है, उनके नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं। दावों और वादों का जो सच है, जो हकीकत है, वो हमने जनता के सामने रखने की कोशिश की। अब जनता ईमानदार है और ईमानदारी से फैसला करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों ही खास मेहमानों का।